नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो देश हित। शुरुआत करते हैं आज की कवर स्टोरी के साथ। और जैसा कि मैंने कहा था, बाबा का सम्मोहन लोक, साकार का सम्मोहन लोक आज की कवर स्टोरी है। साकार यानी भोले बाबा। अब तक आपने इस पाखंडी को चक्र घुमाते हुए देखा होगा, खुद को भगवान बताते हुए देखा होगा। मैनपुरी से कानपुर तक इसके बड़े बड़े आश्रम हमने आपको दिखाए, लेकिन आज आप साकार का सम्मोहन लोक देखने जा रहे हैं। बाबा के सम्मोहन लोक में एक किरदार उल्लू का भी है। जी हां, यही उल्लू जो आप यहां देख रहे हैं, वही उल्लू। सूत्रों का दावा है कि बाबा आंखों से चमत्कार करता है। क्या बाबा की आंख में चमत्कार है? आखिर बाबा अपने समागम में आने वाले लोगों को सम्मोहित कैसे करता है? बाबा का उल्लू कनेक्शन क्या है? इस उल्लू से बाबा का क्या कनेक्शन है? क्या बाबा रात में बलि देता है? और अगर बलि देता है तो किसकी बलि देता है? क्या बाबा को सच में तंत्र विद्या आती है? इन सारे सवालों के जवाब आपको अब मिलने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भोले बाबा उल्लू का काजल लगाता था और लगाता है। खुद को भगवान समझने वाले साकार के सम्मोहन लोक की पूरी रिपोर्ट ये रही आपके सामने। रात का अंधेरा, घना जंगल और धधकती अग्नि के बीच तंत्र मंत्र और साधना की न जाने ऐसे कितनी कहानियां और तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन पहली बार आप भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि की तंत्र साधना का सच देखने जा रहे हैं। ये कहानी तब और आसानी से समझ में आएगी जब आप साकार का नया फर्जी अवतार देखेंगे। भोले बाबा की यह नई तस्वीर है। ग्राफिक्स की मदद से तैयार इस तस्वीर के जरिए पाखंडी बाबा अपने भक्तों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वही भगवान विष्णु का कल की अवतार है। कल की पुराण के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु कल युग में कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। उनका वाहन सफेद घोड़ा होगा, इसलिए इस धूर्त ने सफेद घोड़े पर खुद को बैठा दिखाया है। इसके 4 हाथ हैं और एक हाथ में चक्र है, वैसा ही चक्र जो वीडियो इफेक्ट से अपने सत्संग के दौरान हजारों लोगों को दिखाता है और ठगता है। विष्णु के अलग अलग रूप में यह अपनी तस्वीर लगाकर लाखों लोगों को बताता है कि वही भगवान है, वही विष्णु का अवतार है। कभी मुकुट के पीछे घूमता हुआ चक्र दिखाता है, कभी शेषनाग पर बैठा हुआ दिखता है, तो कभी सूर्य बन जाता है। ये सब ग्राफिक्स का खेल है, लेकिन इसके लाखों समर्थक समझते हैं कि ये सब बाबा का चमत्कार है। और इसलिए इस धूर्त बाबा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं और इसके नाम की वंदना करते हैं। के मेरे नारायण साकर हरि जी सेंधो करुणा कीजिए। आसरा है दूसरा नाय भी कोई संसार में, हे मेरे नारायण साकर हरे सिंधु करुणा कीजिए। साकार हरि के नाम का गीत गाने वाले लोगों का आखिर किस तरह ब्रेन वॉश किया गया है, यह आप समझ सकते हैं। लेकिन सी न्यूज की टीम को पड़ताल के दौरान बाबा के सम्मोहन लोक के बारे में पता चला। सूत्रों के मुताबिक बाबा साकार अपने भक्तों पर सम्मोहन का जादू चलाता है। वो अपनी आंखों से लोगों को सम्मोहित करता है। सत्संग में आने वाले सभी लोग उसकी हर बात को सच अगर मान बैठते हैं तो इसके पीछे उसकी तंत्र साधना का कमाल है। कहा तो ये भी जाता है कि बाबा ने उल्लू साधना की है। दिवाली की रात उल्लू की बलि दी जाती है। उल्लू की बलि देकर साकार ने अपनी आंखों को सम्मोहन का बहुत बड़ा अस्त्र बना लिया है। हमने बाबा की आंखों में क्या बताएं, हम पहले जब जुड़े तो ऐसा पर्दा लग रहा फिर जी इनको, और वह पर्दा में खूब ऐसी आंख चलती देखी ने। दुख कष्ट कलेश बीमारी पीड़ाएं पता नहीं वो कहाँ चली गई।
जो कि एक एक दाने को, एक एक निभाले को मोहताज थे। नारायण हरि परमात्मा ने ऐसे उठा लिया अपनी गोद में, सात दिन दोगुनी रात चौगुनी होती चली गई। हमें पूछो कितनी बार हम पता नहीं भूतों का निवारण हो जाता हमारा, तो हम शरीर छोड़ चुके थे, लेकिन हमारे प्रभु जी ने हमें कितनी बार जीवन दान दिया है, हमें पता है। यही तो है साकार का सम्मोहन लोक, जिसे इस शख्स ने लाखों लोगों की आंखों में धूल झोंक कर बनाया है। मैनपुरी से नीरज गौड़ और नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखा आपने बाबा की उल्लू साधना। देखिए, बाबा साकार का मायाजाल ऐसा था जिसमें गरीब, असहाय और परेशान लोग बेहद आसानी से उसके चंगुल में फंस जाया करते थे। यहां तक कि लोगों से दान लेने का तरीका ऐसा होता था कि किसी को भी उसके मायाजाल में फंस जाने की खुद ही भनक नहीं लगती थी। जी न्यूज ने ऐसे ही एक सेवादार दिव्यांग दंपत्ति को खोज निकाला है, जो बहरूपीय बाबा की एक एक सच्चाई कैमरे के सामने बयां कर रहे हैं। बाबा साकार की ये सेवादार खुद बाबा को जेल में देखना चाहती है। क्यों? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। हम तो बहुत परेशान हैं। हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, कि ये कोई नहीं, ये ढूंढी है ये। सुदर्शन चक्कर घुमा देते, बच जाते। जैसे सबको सजा मिलती उनको भी जाना चाहिए। मायावी बाबा के प्रति गुस्सा, नफरत और उसे जेल में देखने की इच्छा रखने वाली ये है 65 साल की गायत्री देवी। गायत्री देवी सालों से बीमार हैं। इनके पति दिव्यांग हैं। अपने दुखों से छुटकारा पाने की कोशिश में ये इस बाबा के संपर्क में आई थी। हम इसलिए जुड़े थे कि हम दोनों आदमी बीमार रहते हैं। दवाई खाते खाते हमारा दिमाग भी वैसा हो गया, कम हो गया दिमाग। क्या करूं क्या ना करूं। बोलते सब लोग यही कहते हैं कि वहां पर जाते हैं जो वो क्या बोलते हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं और सही हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा था मैं तो सही तो वही ना आई, हम तो और ज्यादा आएंगे बीमार। हम तो कुछ आराम ना मिलो, दुनिया की दवाई खा रहे। हम तो वहाँ गए थे हॉस्पिटल अलीगढ़ मेडिकल में, उन्होंने ऑपरेशन बताया। अब इनका नाम उन 78 आयोजकों के लिस्ट में है जो अज्ञात हैं। पुलिस इनसे कभी भी पूछताछ कर सकती है। इन्होंने 10,000 रुपए दान में दिए थे। गायत्री के मुताबिक इन्होंने गुप्त दान दिया था, लेकिन वो हैरान है कि उनके नाम का इस्तेमाल क्यों किया गया। पता नहीं इन्हें क्यों मेरा नाम लिख दिया है। मैंने गुप्त दान दिया था, इन्होंने मेरा नाम लिस्ट में सबसे नीचे लिख दिया। क्यों लिखा था इसने? और उसमें मोबाइल नंबर भी लिख दिया। हमारे पैसे हम जब दान दिया फेंक देते हमारा, हम किसी और मतलब जल सेवा में किसी में दे देते हम। गायत्री देवी बाबा सरकार से जानना चाहती हैं कि अगर इतनी ही इनके पास शक्ति थी तो खूनी सत्संग वाले दिन सबको इन्होंने बचा क्यों नहीं लिया। ऐसे ही बाबा थे तो जो लोग इतनी घटना हुई थी, क्यों नहीं उन्हें सुदर्शन चक्कर चलाया था? चलाते जनता बच जाती। जितने भी गए थे तुम्हारे सेव भक्त थे, क्यों नहीं बचा पाए थे? किस्मत से उस दिन हादसा होने से पहले वो सत्संग से निकल चुकी थी। मैं तो पहले से निकल आई थी सर जी। अच्छा, पहले निकल? पहले निकल, क्यों भीड़ देख के मैं तो घबराहट में, वैसे बीपी है, शुगर है, हम तो पहले से निकल आई थी। गायत्री बताती हैं कि बाबा के दर्शन बेहद दुर्लभ थे। बाबा कैसे इतनी भीड़ जुटाते थे, इसका भी गायत्री ने खुलासा किया है। एक दूसरे से संपर्क करते हैं। हाँ। बहुत दूर दूर तक की गाड़ी मैंने देखी थी खड़ी, उधर इधर भी हाँ। देखा है, उसमें यूट्यूब पर मैंने देखा है। तो देखते हैं हर जगह की गाड़ियां थी, एक दूसरे से संपर्क कर लेते हैं ये। अब ये बाबा को ढोंगी बता रही हैं और उन्हें सलाखों के पीछे देखना चाहती हैं, क्योंकि इनका भ्रम टूट चुका है। बाबा की इसलिए मैं समझती हूँ, जब तुम्हारे ये लोग भक्त थे, इतने दूर दूर से आ रही, 4-4 दिन की रास्ता से आ रहे हैं, तो उनकी मदद करनी चाहिए। सुदर्शन चक्कर घुमा देते, बच जाते। तो कहते बाबा को जेल जाना चाहिए, जिस तरीके से लोगों को। हाँ, जैसे सबको सजा मिलती उनको भी जाना चाहिए।
जैसे जैसे बाबा के मायावी जाल का पता चल रहा है, गायत्री देवी जैसे लोग सच का सामना करने को मजबूर हैं। सिकंदराबाद से शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट द मीडिया। 123 मौतों का गुनहगार ये बाबा चैन की नींद सो रहा है। पीड़ित परिवार के लोग आंसू बहा रहे हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर कहां है ये पाखंडी बाबा, किस गुप्त कमरे में छिपा हुआ है ये बाबा। देखिए, आपको बता दूं, 78 घंटे के बाद भी नारायण साकार हरि का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 3 दिन हो चुके हैं। बाबा की पत्नी का भी कहीं कुछ अता पता नहीं है। मैनपुरी के महल में ही मौजूद होने की आशंका है। लोकेशन वहीं की आ रही है बाबा की। 2 दिन पहले आश्रम में कई गाड़ियां आई थीं, लेकिन उनमें से कई गाड़ियां बाहर निकली हैं। आश्रम के बाहर तैनात पुलिस वाले कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वो किसी को कुछ भी नहीं बता रहे। सवाल पुलिस पर भी उठ रहा है कि आखिर गिरफ्तारी में देर क्यों कर रही है पुलिस। आज आपको बाबा के मायालोक का ड्रोन वीडियो भी मैं दिखाता हूं। पहली बार ऊंचाई से देखिए बाबा का आश्रम। आसमान से कुछ ऐसा दिखता है बाबा का रहस्य लोक। आलीशान, भव्य ये महल यूपी के मैनपुरी में नारायण साकार हरि का ठिकाना। पहली बार ड्रोन से देखिए बाबा साकार हरि का व्हाइट हाउस। बाबा कितना रंगीन होगा ये उसके महल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस नारायण साकार हरि की वजह से 123 लोग बेमौत मारे गए, वो अधर्मी बाबा इसी महल के किसी कमरे में छिपा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक हाथरस घटना के बाद बाबा अंडरग्राउंड है और मैनपुरी के अपने भव्य आश्रम के अंदर ही मौजूद है। जी न्यूज की टीम पिछले 3 दिनों से आश्रम के बाहर डटी हुई है। मैनपुरी के इस आश्रम के बाहर यूपी पुलिस के जवान और अधिकारी भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी ऐसी है जैसे ये किसी गुनहगार को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक बाबा की सिक्योरिटी में तैनात हैं। ये सुरक्षा ही इस बात के संकेत है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है ऐसा जो इस आश्रम के भीतर से जुड़ा हुआ है। एक बार और नजदीक जाकर तस्वीरें दिखाने का प्रयास करते हैं और आश्रम के अंदर की तस्वीरें अभी भी इस बार भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे इन जालियों के माध्यम से, क्योंकि जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन के बाद से ये आश्रम का गेट थोड़ा सा खुलता है और खुलकर जो सेवादार होते हैं वो बाहर आते हैं और फिर अपने सहयोगियों को लेकर अंदर चले जाते हैं। ये देखिए अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले दिन हम जो तस्वीरें दिखाए उसमें ढेर सारी गाड़ियाँ थी, बाद में वो गाड़ियाँ निकलती हैं और धीरे धीरे एक एक करके जो गाड़ियां हैं वो यहां से बाहर चली जाती हैं। जी न्यूज ने मैनपुरी आश्रम के बाहर तैनात पुलिस अफसरों से कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। सुरक्षा दे रहे हैं इस आश्रम को, ड्यूटी लगाई है। ड्यूटी लगाई, क्या कहा गया है कि आश्रम की सुरक्षा करनी है या किसी को आने जाने से रोका गया है? आदेश क्या है? ड्यूटी लगाने के दौरान किस चीज की ड्यूटी लगाई गई? सिर्फ सुरक्षा देने की या क्या कहा गया है? जी न्यूज के सवाल सुनकर सब इंस्पेक्टर साहब को पसीना आ गया। पुलिस वाले ये भी बताने को तैयार नहीं हैं कि बाबा इस वक्त आश्रम के अंदर है या नहीं। एक दिन पहले ही जी न्यूज ने खबर दिखाई थी कि बाबा के आश्रम के अंदर से 1 साल में आधा दर्जन से ज्यादा लोग गायब हुए हैं। ऐसे ही एक पीड़ित ने आश्रम के बाहर अपने पिता की गुमशुदगी के पोस्टर लगवाए थे, लेकिन एक दिन में ही पोस्टर फाड़ दिए गए। 21 मई को एक बुजुर्ग है जिसका नाम महावीर है, वो यहाँ आश्रम से गायब हो गया था और फिर उसके बारे में उसके जो बेटा है वो यहाँ आश्रम पर पहुँचता है जानकारी लेने के लिए, लेकिन कोई जानकारी जो है आश्रम की तरफ से नहीं दी जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक पोस्टर जो था उसको लगाया गया और फिर जो गुमशुदगी के बारे में जानकारी दी गई थी उसके बारे में जी न्यूज़ ने इस खबर को चलाया और फिर अब जाकर के ये जो पोस्टर है यहाँ पर जो लगाया गया था पोस्टर, उसे यहाँ से हटा दिया गया। अब आपको नारायण साकार हरि का एक और मायालोक दिखाते हैं। ये मायालोक है कानपुर में।
जिसे उसने सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया है। हाथरस की घटना के बाद नारायण साकार हरि के आश्रमों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर मैनपुरी के मायालोक पर बुलडोजर कब चलेगा। मैनपुरी से नीतीश पांडे और नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हम आपको बाबा के सबसे बड़े आश्रम वाले गांव में लेकर चलेंगे। भोले बाबा का सबसे बड़ा आश्रम मैनपुरी के जिस गांव में है ना, पहली बार उस गांव के लोगों की गवाही आप सुनने वाले हैं। ये लोग क्या कहते हैं बाबा पर, ये लोग क्या कहते हैं आश्रम पर, देखिए जरा हमारी एक्सक्लूसिव पड़ताल। बिछवा गांव में ये आलीशान आश्रम बना है। यहाँ के लोग बाबा के बारे में क्या सोचते हैं, इसकी पड़ताल करने के लिए हम बिछवा गांव में लोगों से बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैनपुरी के जिस गांव में भोले बाबा और साकार का सबसे बड़ा आश्रम है, वो गांव यही है। नाम है बिछवा। इस गांव के लोग साकार के बारे में क्या सोचते हैं, आश्रम को लेकर इस गांव की राय क्या है, इन सवालों का जवाब जानने के लिए जी मीडिया रिपोर्टर नीरज गौड़ घर घर पहुंचे। आपको लगता है भगवान है? ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान तो ऊपर वाला है, नीचे वाला कोई इंसान भगवान थोड़े नहीं हो सकता है। वहाँ के लोग कोई नहीं जाते हैं, बाहर के ही लोग सब आते हैं और उन्हीं को देख के सब अफर जाते हैं। इतनी तादाद से ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है कि जाना मुश्किल हो जाता। कोई इंसान साधु हो सकता है, संत हो सकता है, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता है। तो वो अपने आप को भोले बाबा बोलते हैं, तो इसलिए मैं नहीं मानता। देखते हैं वहाँ पे क्या चमत्कारी बाबा जी की है, क्या नहीं है, और देखने के बाद हम चले जाते हैं। तो बाबा चमत्कारी है? हाँ, वो तो सुना है मैंने। नहीं, आपने खुद देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने भगवान को ही ना, मैंने भोले बाबा को नहीं देखो, सत्संग ही नहीं देखो, तो हम कहाँ जाएं? ये आश्रम में किसी भगवान की तो होनी चाहिए, फोटो तस्वीर कुछ तो होनी चाहिए। जी, वो कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ। अरे ऐसे कैसे इंसान भगवान कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? अभी तो अब आज खुद ही सोचिए, योगी आदित्यनाथ जो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो अगर वो मानेंगे और वो रह चुके हैं, क्या मैं तो रह चुका हूँ आगे, तो अगर वो चाहेंगे तो वो खुद से भगवान हो जाएंगे। वो लोग जाते हैं जो फ्री होते हैं, उन्हें कुछ काम तो है नहीं, तो निकल लो, चलो जहाँ भीड़ दिखे वहाँ पहुँच जाओ। अब जिसकी जैसी श्रद्धा है भाई, हम तो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। बाबा किसी भी तरह के बाबा को हम नहीं मानते, हम तो बस ईश्वर में विश्वास रखते हैं। जब उनका सत्संग वगैरह होता है तभी आते हैं यहाँ पे। जब सत्संग होता है तो करीब लाखों में भीड़ हो जाती है यहाँ पे। अच्छा, चमत्कार वगैरह ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने कभी। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। ये तो मतलब लोगों का सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं। बिछवा के ज्यादातर लोगों ने यही बताया कि बाबा का आश्रम करीब 3 से 4 साल पहले बना है। ये साकार का सबसे बड़ा आश्रम है, लेकिन गांव वाले वहां नहीं जाते। हाँ, बाहर से भीड़ जरूर आती है। सत्संग के दौरान तो लाखों की भीड़ आती है। इस गांव से कुछ लोग कभी जाते भी हैं तो सिर्फ भीड़ देखने के लिए। वैसे गांव के एक आदमी ने दावा किया कि आश्रम में बाबा महिलाओं से घिरे होते हैं। बाबा की सेवा में, बाबा के आसपास ज्यादातर क्या महिलाएं भी होती हैं? सब महिलाएं नजर आती हैं, पुरुष 20 आते हैं, 100 महिलाएं नजर आती हैं बाबा की सेवा में। तो यहाँ जो आश्रम बना है, ये कितने दिनों पहले बना? ये 3-4 साल पहले बना है। सोचिए, गांव वाले जो साकार के आश्रम के सबसे ज्यादा करीब रहते हैं, उन्हें भोले बाबा की असलियत मालूम है। इसलिए जो लोग दूर दराज के इलाकों से आकर यहाँ किराए के घर में रुकते हैं और साकार के दर पर उन्हें भगवान समझकर माथा टेकने जाते हैं, उन्हें ये बात कब समझ में आएगी। मैनपुरी के बिछवा गांव से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां आपको बहुत अहम खबर भी दे दूं कि हाथरस में हादसे को लेकर के एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि 250 पन्नों की रिपोर्ट में कई अहम जानकारियां हैं। इस रिपोर्ट को जल्दी ही सीएम योगी को सौंपा जाएगा। जी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक हाथरस हादसे की 250 पन्नों की रिपोर्ट बिल्कुल तैयार है। डीएम, एसएसपी समेत 130 लोगों के इसमें बयान दर्ज हैं। हादसे की मुख्य वजह लापरवाही और अनदेखी को बताया गया है। रिपोर्ट में कार्यक्रम स्थल पर एग्जिट गेट नहीं होने का जिक्र है, यानी बाहर निकलने के लिए एक अलग से गेट नहीं होने का जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यक्रम स्थल की जमीन दलदली थी, सेवादारों के डंडा दिखाकर रोकने की वजह से भगदड़ मची है। इस रिपोर्ट में कहा गया है बाबा के करीब जाने को लेकर के भक्तों में धक्का मुक्की हुई, जो इस भगदड़ की वजह बनी। एसआईटी की इस रिपोर्ट के बाद ही यह तय होगा कि साकार बाबा का अंजाम क्या होगा, जो हादसे के बाद से अंडरग्राउंड है।
हाथरस में किसकी लापरवाही से गई 123 लोगों की जान? कहां, किसने और क्या लापरवाही की, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार है। हाथरस हादसे की जांच के लिए बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 250 पन्नों की रिपोर्ट बनाई है। रिपोर्ट में हादसे से पहले के हालात, घटना के बाद की स्थिति और कार्यक्रम की व्यवस्था का जिक्र है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रिपोर्ट में बताया गया है कि कार्यक्रम की अनुमति 80,000 लोगों के लिए ली गई थी, जबकि कार्यक्रम में 2.5 लाख के आसपास लोग पहुंचे थे। एसआईटी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि दलदली जमीन पर पूरे आयोजन को कराया गया था। इसके साथ साथ सेवादारों की भूमिका भी रिपोर्ट में बताई गई है। इसके साथ ही बाबा के कार्यक्रम की अनुमति से लेकर बाबा के कार्यक्रम स्थल तक की तमाम जानकारियां गवाहों के बयान लेने के बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किए हैं। रिपोर्ट में 130 से ज्यादा लोगों और अधिकारियों के बयान का जिक्र है, जिनमें पुलिस अधिकारी से लेकर घटना के चश्मदीद तक शामिल हैं। जिनके बयान लिए गए उनमें घटना स्थल पर तैनात पुलिसकर्मी, घायलों को ले जाने वाले एम्बुलेंस कर्मी, इलाज करने वाले डॉक्टर, घटना के चश्मदीद, भगदड़ में घायल हुए लोग, जिला स्तर के अधिकारी, डीएम और एसएसपी और सत्संग में लगे सेवादार शामिल हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि 123 लोगों की मौत की सबसे बड़ी वजह लापरवाही और अनदेखी रही। दरअसल सत्संग वाले दिन बारिश हुई थी, जिससे कार्यक्रम स्थल की जमीन दलदली हो गई। पंडाल से बाहर निकलने की उचित व्यवस्था नहीं थी। सत्संग खत्म होने के बाद जब लोग बाबा के करीब जाने लगे तो धक्का मुक्की हुई। इस दौरान सेवादारों ने डंडा दिखाकर बाबा के भक्तों को रोकने की कोशिश की और यहीं से भगदड़ मच गई। रिपोर्ट में जिक्र है कि हाईवे के किनारे गड्ढे बने हुए थे और बारिश की वजह से फिसलन हो गई थी। जब लोग गिरने लगे तो एक के बाद एक लोग गड्ढे में गिरते चले गए। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे थे। सीएम ने निर्देश दिए थे कि हादसे की रिपोर्ट 24 घंटे में पेश करें। सीएम योगी के निर्देश पर एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में एसआईटी की रिपोर्ट तैयार की गई। एसआईटी की रिपोर्ट पहले यूपी के गृह सचिव को सौंपी जाएगी और इसके बाद सीएम योगी को रिपोर्ट दी जाएगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि बाबा साकार के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए, हाथरस हादसे के गुनहगारों पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है, जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पीड़ितों का दर्द बांटने खुद उनके बीच हाथरस पहुंचे। यहां उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से बड़ी अपील कर दी, जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया। सवाल यह है कि क्या देश हित में गुनहगारों को सजा दिलाने की बात होनी चाहिए या फिर राजनीति चमकाने का कोई नया बहाना ढूंढा जाना चाहिए। राहुल जी ने मुलाकात की, क्या कहा आपसे, क्या कहा राहुल जी ने? वो ये समझा रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे आपकी, आप टेंशन न लें। हम भी करेंगे आपकी मदद, मगर हम सरकार में बेशक नहीं है, मगर आपके लिए मदद करेंगे, बड़ा मत हम आपके साथ हैं। बाबा साकार पर कुछ न कहते हुए राहुल गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से ज्यादा मुआवजा देने की मांग कर डाली। मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा, और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। वैसे योगी आदित्यनाथ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे चुके हैं, लेकिन राजनीतिक वार पलटवार का दौर यहां से शुरू हो गया। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी भी यूपी से ही चुना हुआ सांसद है, विदेश जाने के लिए आपके पास समय है, तो स्वदेश में अपने लोगों से जाके मुलाकात कीजिए। 100% राजनीति करने गए थे और दुख की बात यह है, परंतु वो पिक एंड चूज करते हैं। इसलिए मेरा मानना है हादसों के ऊपर राजनीति की यह दृष्टि
एक प्रकार से सियासी लाभ की गिद्ध दृष्टि है। विपक्ष के नेता की ये जिम्मेवारी भी बनती है और उन्होंने फौरी तौर पर सदन खत्म होते ही वहां जाने का निर्णय लिया। ये स्टैम्पेड नहीं था, ये आपकी व्यवस्थाओं की कमी की वजह से ये स्टैम्पेड हुआ। अब ऐसी हृदय विदारक घटना में कोई राजनीति का एजेंडा तय करे, यह दुखद होता है। हैरानी की बात यह है कि बाबा साकार पर कुछ खास कहने के बजाय नेतागण सियासी सत्संग करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश में डी की लड़ाई की। यूपी में अब मिनी चुनाव और 2027 के चुनाव की तैयारी हो रही है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ साथ अब तो कांग्रेस भी डी पर नजर गड़ाए हुए है। क्या है यूपी के राजनीतिक दलों का प्लान? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 21%। इसी 21% के लिए उत्तर प्रदेश की 3 बड़ी पार्टी के 3 बड़े नेता रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। जिसके पास ये 21% आ गया, उसके लिए 2027 की राह आसान हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 21% दलित आबादी है। इसी दलित आबादी पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नजर पड़ गई है। लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक नतीजा नहीं आने पर अब बीजेपी ने अंदरूनी ओवरहॉलिंग शुरू कर दी है और सबसे पहले छिटके दलित वोट बैंक को दोबारा अपने पाले में करने की कोशिश में है। इसके लिए बीजेपी प्लान डी पर काम करने जा रही है। योगी सरकार प्रदेश की दलित बस्तियों के कायाकल्प की तैयारी कर रही है। प्रदेश के हर नगर निगम से एक दलित बस्तियों को चुना जाएगा। वहां नए आवासीय परिसर के साथ साथ स्कूल, मार्केट, पार्क बनाए जाएंगे। इस योजना के जरिए दलित बस्तियों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जाएगा। इस कोशिश को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिहाज से अहम माना जा रहा है, लेकिन इसका शुरुआती असर अगले कुछ महीनों में यूपी की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में दिख सकता है। विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, वो दलितों, वंचितों, शोषितों का प्रारंभ से लेकर अब तक विरोधी रहा है। दूसरी समाजवादी पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन इन प्रमोशन को समाप्त किया था। इनका पुराना इतिहास दलित, वंचित और शोषितों का विरोधी है और अब इनके चेहरे पर पड़ा हुआ मुलम्मा साफ हो चुका है। पिछले महीने ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी दलितों और पिछड़ों में पैठ बढ़ाने की रणनीति बनाई है। संघ ने दलित बस्तियों में सामाजिक समरसता के कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। लोकसभा चुनाव में 6 सीट मिलने से गदगद कांग्रेस पार्टी भी दलितों को रिझाने के लिए रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस प्रदेश में वंचित सम्मेलन का आयोजन करेगी। संगठन में दलित समाज की भागीदारी बढ़ाएगी। हर विधानसभा से 1000 दलितों को पार्टी से जोड़ेगी। हर 15 दिन में हर जिले में दलित चौपाल की भी प्लानिंग है। 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 403 में से सिर्फ 2 सीटें मिली थी। अब कांग्रेस इस कोशिश में है कि 2027 में उसकी सीटों का आंकड़ा कम से कम डबल डिजिट में पहुंच जाए। लगातार दलितों के प्रति जिस तरीके का नफरती रवैया भाजपा का है, तो योजनाएं लाने से क्या काम होगा? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी हमेशा दलितों के साथ खड़े होते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं, हर एक पीड़ित के साथ खड़े होते हैं। अब दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर हो रहा है, तो हम उनके साथ खड़े होंगे, हमारा नैतिक कर्तव्य है। जिस पीडीए फॉर्मूले को अमल में लाकर अखिलेश ने यूपी में इतिहास बनाया है, वो आगे आने वाले चुनाव में उसी फॉर्मूले पर न सिर्फ कायम रहेंगे बल्कि उसे और धार देंगे। समाजवादी पार्टी गांव-गांव में पीडीए पंचायत लगाएगी और साथ ही पासी समाज पर ज्यादा फोकस करने की प्लानिंग है। अखिलेश यादव ने फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को अपने साथ साथ रखकर इसका संकेत पहले ही दे दिया है। 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस और एसपी की निगाहें दलित वोट बैंक पर हैं। सवाल है कि अब मायावती की रणनीति क्या होगी? वो अपने बचे खुचे वोट बैंक कैसे बचाएंगी? विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं ने ममता बनर्जी की थोड़ी टेंशन बढ़ा दी है, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने पुलिस विभाग को अब निर्देश दिए हैं ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
ममता ने पुलिस अधिकारियों को कहा है कि मॉब लिंचिंग के आरोपियों से बहुत सख्ती से निपटा जाए। मॉब लिंचिंग की घटनाओं के मद्देनजर सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने को कहा गया है उनसे। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में केस जल्द रजिस्टर करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों को कहा गया है कि मॉब लिंचिंग केस में आरोपी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करें। निर्देश के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने विभाग के अधिकारियों की बैठक भी ली है। आपको बता दें, राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री का चिंतित होना ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी के नियम कायदे सब पर बराबर लागू नहीं होते, क्योंकि ऐसा लगता है कि नियमों में टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ खास ही छूट मिली हुई है। बीते एक हफ्ते में बंगाल से मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी ने पुलिस को कुछ निर्देश दिए। लेकिन ऐसी घटनाएं थम नहीं रही हैं और ऐसा लगता है कि टीएमसी से जुड़े लोगों को ऐसी घटनाओं की खुली छूट मिली हुई है। ये शेख बुरहान अली और उनकी बीवी शहनारा हैं, जो बर्दवान के जमालपुर थाना इलाके के रहने वाले हैं। अब इस परिवार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस अधिकारियों और डीएम से इंसाफ की गुहार लगाई है। इनका आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने न सिर्फ इनसे मारपीट की, बल्कि धमका भी रहे हैं, जिस वजह से इन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ा। टीएमसी के लोगों पर आरोप की वजह क्या है, अब आपको ये समझाते हैं। दरअसल वर्ष 2018 में शहनारा के बेटे शेख बशीर अली की शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद मनमुटाव के चलते लड़की अपने मायके चली गई। लड़की ने शहनारा के परिवार पर केस दर्ज करा दिया। केस अभी बर्दवान अदालत में चल रहा है। परिवार का आरोप है कि टीएमसी के लोग अपनी निजी अदालत लगाकर फैसला सुनाना चाहते हैं। बीती 14 जून को उन्हें पंचायत में बुलाया गया था। नहीं जाने पर घर आकर धमकाया गया। न सिर्फ धमकी दी गई, बल्कि मारपीट भी की गई। बंगाल में आप चोपड़ा की घटना यदि देखें तो शरिया कानून लागू करने की कोशिश की जा रही। वहाँ का विधायक का बयान भी आया था कि शरीयत कानून यहाँ लागू होगा और शरीयत कानून के में ये जायज है। अत्याचार का सीमा किस कदर बढ़ चुका है कि एक महिला को विवश करके मारा जा रहा है। इसी तरह की घटना 3 जुलाई को भी सामने आई थी, जब उत्तर 24 परगना में बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता को निर्वस्त्र करके पीटा गया था। इस घटना में भी आरोप टीएमसी के कार्यकर्ता संजय घोष पर लगा था, लेकिन टीएमसी ने पूरे घटनाक्रम को ही नाटक बताकर पल्ला झाड़ लिया था। इससे पहले उत्तरी दिनाजपुर में एक महिला और पुरुष को सरेआम पीटा गया था, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ। इस मामले में बंगाल सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। जब जांच हुई तो पता चला कि जो शख्स मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है वो टीएमसी विधायक का करीबी है, जो इलाके में जेसीबी के नाम से जाना जाता है। मैं ये जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि ना ही तो उसको निवस्त्र किया गया था, ना ही तो इस तरह का कोई आरोप उसने भी लगाया था, लेकिन ये मीडिया वाले ने इस बात को उछाल दिया। एक दूसरा आरोप कि ये बीजेपी और टीएमसी का एक आरोप लग गया कि वो बीजेपी करता था और उनको टीएमसी वालों ने मारा। पिछले कुछ समय में बंगाल से मॉब लिंचिंग की जितनी भी घटनाएं सामने आई हैं, उनमें आरोपियों का कनेक्शन टीएमसी से मिला है। ऐसे में सवाल है, क्या ममता का नियम टीएमसी पर लागू नहीं होता? टीएमसी के लोग घटनाओं को अंजाम क्यों दे रहे हैं? क्या बंगाल में कानून सबके लिए बराबर नहीं है? हालांकि मॉब लिंचिंग को लेकर बंगाल में सरकार वर्सेस गवर्नर भी हो गया है। दरअसल साल 2019 में ममता सरकार मॉब लिंचिंग पर बिल लेकर आई थी, जिसे विधानसभा से पास भी करा लिया गया था, लेकिन बिल गवर्नर के पास अटका हुआ है। अब ममता बनर्जी इस बिल को रोके जाने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मदरसों की मनमानी से जुड़ी एक खबर आपको दिखाते हैं। देखिए, स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी, ये जरूरी है कि स्कूल्स का संचालन एक नियम के तहत हो, लेकिन कई राज्यों में ऐसा होता नहीं है। मध्य प्रदेश में मदरसे फंड तो सरकार से लेते हैं, लेकिन जब बात साप्ताहिक छुट्टी की आती है तो वहां शरिया वाला कानून चलता है। वहां जुम्मे के दिन नमाज के लिए छुट्टी दी जाती है और रविवार को मदरसा खुला रखा जाता है। सवाल है कि मदरसों की ये मनमानी आखिर क्यों? मदरसों में चल रहा शरिया कानून। जुम्मे पर छुट्टी, मदरसों की मनमानी।
आज भी देश के कुछ इलाकों में इस्लाम का शरिया कानून चल रहा है और ये जी न्यूज के कैमरे में कैद हुआ है। सरकारी स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी रविवार को होती है, ये सरकारी आदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश के मदरसों को मजहबी कानून लागू करने का अड्डा बना दिया गया है। राज्य के मदरसों में रविवार को नहीं बल्कि जुम्मे के दिन साप्ताहिक छुट्टी की जाती है और रविवार को क्लास लगती है। जी न्यूज की टीम मदरसों की मनमानी को लेकर मध्य प्रदेश के अलग अलग मदरसों में पहुंची और जो देखा वो हैरान करने वाला था। जी न्यूज की टीम भोपाल के एक मदरसे में पहुंची तो शुक्रवार होने के बावजूद मदरसे से छात्र गायब थे। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैटर पूरा छुट्टी को लेकर है और ये राजधानी भोपाल के दिखा रहा हूँ। जगह जगह ग्राउंड रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है ये रिपोर्ट बताती है कि सरकार की गाइडलाइन कुछ भी हो और लेकिन जो मदरसा संचालक है उन्होंने 2 टूक कह दिया है कि धर्म के हिसाब से और इस दिन चूंकि जुमा का दिन होता है और धर्म के अकॉर्डिंगली और इस दिन नमाज अदा होती है, इसीलिए वो छुट्टी इसी दिन रखेंगे। जब जी न्यूज ने मदरसा के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो जुम्मे के दिन ही छुट्टी करते हैं। हमें बताइए कितने बजे मदरसे खुलता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, कौन से दिन छुट्टी रहती है मदरसे की? ये 7 बजे खुलता है, तालीमी निज़ाम 6 घंटे का है। वो छुट्टी वाला दिन जुमे का दिन है रखा है, शुक्रवार का। हाँ शुक्रवार को रखा है, रविवार को नहीं रहता। हाँ रविवार को। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बने इस मदरसे के गेट पर हर शुक्रवार ताला लगा रहता है। जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है। क्या कारण है कि आज यहाँ पर ताला लगा हुआ है? वो असल में क्या है, वैसे अपने यहाँ सरकारी छुट्टी इतवार को होती है, लेकिन हम मदरसे में चूँकि ये हफ्ते भर हमारे बच्चे पढ़ाई में रहते हैं और जुमे के दिन खास तौर पे हमारी एक जुमे की नमाज होती है, उसकी तैयारी के लिए उनकी छुट्टी रखी जाती है। जी न्यूज की टीम जब मंदसौर पहुंची तो वहां भी मदरसों पर हमें ताला लगा मिला। यहाँ के सभी मदरसों में शुक्रवार को अवकाश रहता है, जबकि रविवार को बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं। बच्चे पढ़ने आते हैं, आज जुमे का दिन है, नहीं शुक्रवार का दिन है, तो शुक्रवार के दिन यहाँ पर छुट्टी होती है। दरअसल सरकार की तरफ से शुक्रवार को नहीं बल्कि रविवार को साप्ताहिक अवकाश देने का नियम है, लेकिन मध्य प्रदेश के मदरसों में शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी दी जा रही है। राज्य के लगभग 1500 मदरसे सरकार से अनुदान लेने के बावजूद सरकारी नियमों का पालन नहीं करते। वहीं हमने जब इस पूरे मामले पर सूबे के शिक्षा मंत्री से बात की तो उन्होंने इस पूरे मामले पर विभाग की तरफ से जांच की बात कही। स्कूल शिक्षा के जो नियम हैं उनका 100% पालन होगा। किसी को अपने स्तर पर नियम बनाने के और पालन कराने की स्वतंत्रता नहीं होगी। जो स्कूली शिक्षा विभाग की जो हमारे कार्य दिवस हैं, शिक्षण दिवस हैं, हमारे अवकाश के दिवस हैं, उनका सख्ती से पालन कराया जाए। सरकार जांच की बात कह रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर मदरसों में शरिया वाला कानून कब से चला रहा है? मजहब के आधार पर मदरसों में फैसले पर रोक कैसे लगेगी? भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश हित में अब बात मध्य प्रदेश के खंडवा से गिरफ्तार इंडियन मुजाहिदीन के उस आतंकी की जो देश में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। लेकिन मध्य प्रदेश एटीएस ने न सिर्फ इस आतंकी को गिरफ्तार किया बल्कि उसके पूरे मॉड्यूल का पता भी लगाया है। मध्य प्रदेश एटीएस के मुताबिक गिरफ्तार फैजान शेख इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी है। आतंकी फैजान शेख मध्य प्रदेश में लोन वुल्फ अटैक की साजिश रच रहा था। इंडियन मुजाहिदीन के इस आतंकी के निशाने पर सुरक्षा बल के जवान भी थे। आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। इसके अलावा जिहादी साहित्य भी इसके पास से बरामद किया गया है। आतंकी के मोबाइल से एटीएस को कई आतंकी संगठनों के संपर्क में होने के सबूत भी मिले हैं। मध्य प्रदेश एटीएस ने वक्त रहते कार्रवाई करके बड़ी आतंकी वारदात को टाल दिया। लेकिन इंडियन मुजाहिदीन का यह आतंकी गिरफ्तार कैसे हुआ, अब आपको यह दिखाते हैं। तस्वीर में दिख रहा फैजान शेख नाम का ये वही आतंकी है जिसके जहन में देश को दहलाने का कीड़ा कुलबुला रहा था। इसने हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को लहूलुहान करने का मंसूबा पाल रखा था, लेकिन इंडियन मुजाहिदीन के इस आतंकी के नापाक मंसूबे अंजाम तक पहुंचते उससे पहले मध्य प्रदेश एटीएस ने इसे धर दबोचा। हमारे पास रिलायबल इनपुट ये आया था कि एक व्यक्ति है जो कि
इंडियन मुजाहिदीन के आइडियोलॉजी से प्रभावित है और कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। इस पे हम लोग वर्क कर रहे थे। खुफिया सूचना को एटीएस ने डेवलप किया, जिसके बाद खंडवा स्थित कंजर मोहल्ला में फैजान शेख के ठिकाने पर रेड की गई। रेड के बाद न सिर्फ आतंकी फैजान को गिरफ्तार किया गया, बल्कि उसके ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और बाकी चीजें मिली, जिसमें एटीएस को भारी मात्रा में आईएम, आईसिस और दूसरे आतंकी संगठनों के जिहादी लिटरेचर मिले। आतंकी फैजान के मोबाइल से आतंकी संगठनों के उकसाऊ वीडियो एटीएस को मिले। एटीएस को फैजान के ठिकाने से प्रतिबंधित संगठन सिमी के मेंबरशिप फॉर्म भी बरामद हुए। इसके अलावा एटीएस ने एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी मौके से बरामद किया। गुरुवार की अहले सुबह आतंकी फैजान शेख को गिरफ्तार किया गया और इससे पूछताछ हुई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि फैजान शेख लोन वुल्फ अटैक यानी ऐसे आतंकी हमले की साजिश रच रहा था, जिसमें ये सीधे तौर पर न जुड़कर किसी अनजान शख्स को प्रभावित करके हमला कराना चाहता था। एटीएस की पूछताछ में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान शेख ने यह कबूल किया है कि उसके निशाने पर सुरक्षा बल थे। कुछ सुरक्षा बलों के घर और परिजनों की फैजान रेकी भी कर चुका था। उसे इंतजार था तो बस एक मौके का। फैजान ने कबूल किया है कि वह खूंखार आतंकी अबू फैजल से प्रभावित था। एटीएस ने जब आतंकी फैजान के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला तो खुलासा हुआ कि इसने इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े कई पोस्ट शेयर किए थे। इसके अलावा पाकिस्तान में चलने वाले टेरर कैंप के वीडियो भी शेयर किए थे। इनके कब्जे में जो मोबाइल और डिजिटल डिवाइसेस मिली हैं, उनसे हम लोगों के पास कई फ़ोटो और वीडियो इंडियन मुजाहिदीन, आईएसआईएस, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा आदि संगठनों के वीडियोस मिले हैं, फोटोज मिले हैं। खुलासा हुआ है कि सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठनों के संपर्क में रहकर फैजान शेख आतंकी ट्रेनिंग ले रहा था, ताकि हैंडलर का आदेश मिलते ही बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे सके। इसका मंसूबा एक बड़ा खूंखार आतंकी बनना था। उम्मीद करता हूं कि पुलिस की इस कार्रवाई से निश्चित रूप से इनकी कमर टूटेगी और ऐसी किसी घटनाओं से लड़ने में पुलिस सक्षम है। मैं पुलिस के जवानों को बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूं कि वो यही सजगता बरकरार रखेंगे। फैजान नाम का आतंकवादी जिसके बारे में जानकारी मुझे दी गई है, इसके पास से ISI से लेकर के कई सारे ऐसे साहित्य मिले हैं जिसके माध्यम से कई वीडियो वो फॉलो करता था, कई प्रकार के प्रमाण मिले हैं। आतंकी फैजान शेख फिलहाल एटीएस की कस्टडी में है। एटीएस इसके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। इसके संपर्क में रहे संदिग्ध लोगों की तलाश की जा रही है, ताकि इंडियन मुजाहिदीन के खंडवा मॉड्यूल को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पानी के प्रकोप की। उत्तर भारत से पूर्वोत्तर राज्यों तक, पहाड़ों से लेकर जमीनी इलाकों तक धरती जलमग्न होती दिख रही है। असम में हाहाकारी पानी आतंक मचा रहा है। लाखों लोग असम में बाढ़ से प्रभावित हैं तो कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि प्रकृति विकराल रूप लेती है तो उसका शांत होना आसान नहीं होता। जहां देखो सिर्फ तबाही है या फिर तबाही की आहट दिखाई दे रही है। ये जलमग्न धरती के वो दृश्य हैं जिन्हें आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। असम में बाढ़ तबाही लेकर आई है। देवभूमि में भी संकट गहराया है, जबकि मणिपुर की राजधानी इम्फाल में नदी के किनारों की हिम्मत जवाब दे रही है। सबसे ज्यादा हालात असम के खराब हो चले हैं। यहाँ लाखों लोग जल प्रलय का सामना कर रहे हैं। 194 गांव जल समाधि लेते जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। असम में 29 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य की बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यहाँ ब्रह्मपुत्र, दिगारू और कोलोंग नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 97,018 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न है। असम के गवर्नर खुद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने निकले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष बाढ़, लैंडस्लाइड और तूफान से मरने वालों की संख्या 62 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में धुबरी शामिल है, जहां 6,48,806 लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं दरांग में 1,90,261, कछार में 1,45,926, बारपेटा में 1,31,041 और गोलघाट में
1,08,594 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। करीब 39,000 लोगों को 700 राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा है। नावों का इस्तेमाल कर 1,000 से भी ज्यादा लोगों और 635 जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। देवभूमि में भी कुदरत का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर को देखिए। गंगोत्री से गोमुख पैदल मार्ग पर करीब 9 किलोमीटर आगे वैकल्पिक पुल ढह गया है। नतीजा ये कि 30 से 40 कांवड़िए बुरी तरह फंस गए। इस घटना के बाद बड़ी मुश्किल से एसडीआरएफ की टीम ने कांवड़ियों को एक एक कर रेस्क्यू किया। ब्रिटेन की सत्ता से ऋषि सुनक की पार्टी बाहर हो गई। प्रधानमंत्री चुनाव के नतीजे आए। ब्रिटेन की जनता ने सत्ता परिवर्तन का फैसला किया और लेबर पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब ब्रिटेन में लेबर पार्टी का नया दौर आ गया है। आपको और ज्यादा जानकारी देता हूं। ब्रिटेन की सत्ता में 14 साल बाद बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के नए पीएम कीर स्टारमर को जीत की बधाई दी है। आर्थिक संकट से जूझ रहे ब्रिटेन भारत के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने की कोशिश करेगा। यानी भारत यूके व्यापार वार्ता पर कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। लेबर पार्टी भी ऋषि सुनक की तरह भारत से दोस्ती की कोशिश तेज करेगी। स्टारमर का कश्मीर को लेकर के पहले नकारात्मक रवैया था, लेकिन जून 2023 में कीर स्टारमर ने अपनी गलती मानते हुए नजरिया बदला था। स्टारमर अपनी विजय रैली में कह चुके हैं कि वो ब्रिटिश भारतीयों के साथ रिश्ते को नए सिरे से आकार देंगे। चलिए देश हित में आज के कार्यक्रम की अब हैप्पी एंडिंग करते हैं। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो किसी के भी हो अच्छे होते हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में गामिनी नाम की चीता ने अपने 5 बच्चों को जन्म दिया और उनके साथ वो खेलती हुई दिखी। गामिनी को साउथ अफ्रीका से लाया गया है। बारिश के मौसम का लुत्फ उठाया जा रहा है। आप देखिए, चीता गामिनी के 5 बच्चे खेल रहे हैं। इनमें से एक तो इतना नटखट है कि मां से लिपट गया है, मां की गर्दन पकड़कर दुलार करने लगा है। ये वीडियो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शेयर किया।